पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज भी बात करेंगे जो कल मिलिट्री कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है, उसके आज भी उस पर डिस्कशन, उसके जो आफ्टर मार्क्स है उसका सिलसिला आज भी जारी रहा। कल जो रिपोर्ट आई है मिलिट्री कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की, उससे एक चीज तो वाज़ेह हो गई है कि आईजी सिंध अगवा नहीं हुए थे, क्योंकि जो बहुत बड़ा एक कजिया, बहुत बड़ा एक क्राइसिस खड़ा हो गया था वो यही था कि जो आईजी सिंध अगवा हो गए, लेकिन आईजी सिंध अगवा नहीं हुए थे। जो कार्रवाई की गई है, जो एक्शन लिया गया है, जो इंक्वायरी रिपोर्ट, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है मिलिट्री की, वो इस बुनियाद पे आई है कि इस चीज को भी इंश्योर करवाने के लिए अगर कोई पैगाम दिया गया था या ये कहा गया था कि जी मज़ार कायद की बेहुरमती के बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई है उसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस अथॉरिटीज़, पुलिस ऑफिशियल्स ज़रा ज़्यादा मुस्तैदी के साथ, ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ या अवामी प्रेशर पे अगर वो कुछ कार्रवाई कर दें, तो ये पैगाम रसानी भी क्यों की गई, इस बात को हाईलाइट भी क्यों किया गया। इस मामूली सी चीज़ पर 4 बेहतरीन ऑफिसर्स को सैक कर दिया गया उनकी नौकरियों से, जिसमें आईएसआई के सेक्टर कमांडर शामिल हैं, जिनका अगर आप समझना चाहें कि दायरा इख्तियार क्या होता है तो तकरीबन आईजी सिंध के बराबर या शायद जो उनके काम की नौयत है या काम का दायरा इख्तियार है, क्योंकि वो आईएसआई सिंध के सेक्टर कमांडर होते हैं। इस तरह से रेंजर्स के सेक्टर कमांडर, एक रेंजर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल को और एक मेजर को सैक कर दिया गया। तो ये आला पोस्ट पर मौजूद ऑफिसर्स को, बेहतरीन पेशावर दयानतदार ऑफिसर्स को एक मामूली सी लग़ज़िश पे, और वो भी इस बुनियाद पे कि उन्होंने गुड फेथ में की, तो ये हटा दिया गया उनको, और उसके बाद मजीद कार्रवाई अभी होनी बाकी है। तो बहरहाल एक चीज़ तो तय हो गई कि आईजी सिंध अगवा नहीं हुए। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल रेज हो रहा है कि सिंध गवर्नमेंट की इंक्वायरी रिपोर्ट अब कब आएगी, क्योंकि 1 महीने का वक्त था, 22 नवंबर को तारीख बनती है। सिंध गवर्नमेंट की इंक्वायरी रिपोर्ट कब आएगी और उसमें क्या ये चीज़ शामिल होगी कि जो मिलिट्री रिपोर्ट में है कि पुलिस अथॉरिटीज़ का जो रिस्पॉन्स था, जो रवैया था, वो बड़ा सुस्त था, तो क्या इसको एड्रेस किया जाएगा सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्ट में। और इस हवाले से नून लीग ने, जो नवाज शरीफ साहब ने जो रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, तो वो मामला कहाँ पे स्टैंड करता है, क्या चाहती है नून लीग मजीद, ये भी सवालात रेज करेंगे। आज एनसीओसी को कोरोना वायरस के हवाले से तजवीज़ दी गई कि मुल्क भर में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है शदीद अंदाज पे, तो बेहतर है कि 500 से ऊपर की जो गैदरिंग हो उसको उस पर बैन लगा दिया जाए। तो अगर ये तजवीज़ मंजूर हो जाती है, इसका मतलब है कि पीडीएम के जलसे ख़त्म करने पड़ेंगे, और हम ये समझते हैं, मैं ये समझती हूँ कि पीडीएम को अज खुद अवाम की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अपोजिशन को जलसे मुलतवी कर देने चाहिए। सियासत बाद में होती रहेगी, अवाम की जान सबसे मुक़द्दम है। तो ये वो तमाम इशूज़ हैं। इसके अलावा मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो की अब से कुछ देर पहले गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की साइड लाइन पे मुलाकात हुई है। तो ये वो तमाम इशूज़ हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुझे ये खुशखबरी मिल रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंक्वायरी भी किया, इंक्वायरी मुकम्मल हो चुका है और एक्शन भी लिया चुका है। इस स्टेप को हमें वेलकम करना चाहिए। अगर जज्बात में आकर आईजी को अगवा किया जा सकता है, तो जज्बात में अवाम की तकलीफ दूर करने के लिए भी इख्तियारात से तजावुज़ किया जा सकता है। प्रोग्राम के फ्लो को डिबेट के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़ा जबरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। हुकूमत की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब, मरकजी रहनुमा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सिंध में वजीर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, और उस कमेटी का भी हिस्सा हैं सिंध गवर्नमेंट वाली। मेरे साथ हैं जी नून लीग से सेनेटर गौस न्याजी साहब, सीनियर मरकजी रहनुमा हैं। इनसे हम जानेंगे कि नून लीग आखिर
चाहती क्या है, और सीनियर दिफाई तज्जिया कार जनाब जाना अमजद शुएब साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, पहला सवाल आपसे, सिंध गवर्नमेंट की इंक्वायरी रिपोर्ट कब आएगी? 1 महीना 22 नवंबर को मुकम्मल हो रहा है, मिलिट्री रिपोर्ट तो आ गई, नंबर 1। नंबर 2, जो मिलिट्री रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस अथॉरिटीज का सिंध में रिस्पॉन्स रवैया बहुत सुस्त था, तो इसको एड्रेस किया जाएगा आपकी रिपोर्ट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। देखें, पहले तो ये जो रिपोर्ट आई और जिस पर एक्शन लिया गया, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, ख़ास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस एक्शन को, और फिर जिस तरह कोर कमांडर 5 कोर ने एक ट्रांसपेरेंट और मेरिट पे ये सारी इंक्वायरी की और फिर ये एक्शन हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, इसको हम मुकम्मल तौर पर अप्रिशिएट करते हैं। आपने कहा जो हमारी मिनिस्टर्स की जो कमेटी बनी हुई है, तो उसके इन कैमरा हमारे सेशन हुए हैं, हो रहे हैं, और जाहिर है 21 नवंबर को वो जो महीना है वो पूरा होगा, और 22 को या 1-2 दिन और लगेंगे, हम मुकम्मल तौर पर वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सब के सामने लाएंगे, उसको पब्लिक करेंगे, और फिर सब चीजें सामने आ जाएंगी। तो ये इश्यूज हैं अपनी जगह। आप कह रहे हैं कि 21-22 नवंबर या 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्ट आएगी और पब्लिक होगी, राइट? जी बिल्कुल, ठीक है जी, बिल्कुल होगी, और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये सारा कुछ हुआ है वो सब सामने आ जाएगी सारी चीज जो भी है। बिल्कुल ठीक। मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा कि जो मिलिट्री रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंध पुलिस की अथॉरिटीज का रवैया बहुत सुस्त था, जिसकी वजह से एक खला पैदा हुआ, जिसमें फिर दीगर इदारों को जो है वो शामिल होना पड़ा उस खला में, और पुश करना पड़ा, हल्का सा पैगाम देना पड़ा। तो ये सिंध पुलिस का जो रवैया था सुस्त, इसकी निशानदही, जवाबदही होगी रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, तमाम पहलुओं पे बात हुई है। अब आपके साथ जितने भी हमारे आज के शुरका हैं इस प्रोग्राम के, वो सब इंतहाई काबिल अदब है, मेरे लिए एहतराम है, मेरे ज़ाती मेहरबान है। अलीम आदिल शेख साहब आपके पास बैठे हैं, जो इस सारी वजह तनाज़ा की जड़ समझ लें बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि देखें जो वहाँ पे एक्ट हुआ था कैप्टन सफदर साहब ने जो किया, हमने उसकी उस वक्त भी मजम्मत की थी कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। एक तकद्दुस होता है मज़ार कायद का, और उन्होंने नहीं करना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया, अलीम आदिल साहब को इसका इल्म होगा कि उन्होंने कहा जो तरीका है उसको अपनाया जाए। जो डायरेक्टर है मज़ार के या जो भी कस्टोडियन है, वो एक एप्लीकेशन लेकिन शाह साहब, माजरत आपको इंटरप्ट करने के लिए, सिंध पुलिस ने तो उस FIR को ही झूठा करार दे दिया, और ये सवाल मैं आपसे भी करूंगी हलीम साहब। एक मिनट मैं आपको बताऊं, उस देखें FIR किसको झूठा करार दिया। वो FIR जो अलीम आदिल साहब ने करवाई या उनके कोई अजीज हैं जिन्होंने कराई, वो झूठा उसको करार दिया गया, क्योंकि जिसने मुद्दई था वो उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं था, जिसने कहा मुझे जान से मारने की धमकी दी सफदर साहब ने। उसने जो नंबर दिया टेलीफोन का, उसका मुकम्मल तहकीकात कराई गई, तो वो उस वक्त जिस वक्त ये वाकया हुआ है वो कहीं और आ रहा था, कोई पता नहीं कई मील दूर वो ट्रेस हुआ कि जी वो मोबाइल उस वक्त वहां पे था। ये सारी इश्यूज हुए, लेकिन हम जैसे कह रहे हैं कि जो सफदर साहब ने किया वो बिल्कुल काबिल मजम्मत, और फिर जो एक तरीक़ेकार होता है FIR का, एक्शन का, लेकिन जो ये तरीका अपनाया गया उस वक्त वो सही नहीं था, जिसकी तरफ से भी फिर उस पर प्रेशर डाला गया। वफाकी वुज़रा साहिबान की तरफ से वो नामुनासिब। तो मैं आपको एक और अर्ज करूं कि जो ये अभी एक्शन हुआ है जिन अफसरान पर, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनके लिए हमारी मीटिंग्स होती रही हैं काफी दफा, बड़े अच्छे अफसर थे। लेकिन ये वजह क्यों बनी? ये वजह सिर्फ और सिर्फ PTI का जो तर्ज अमल था, जो इन्होंने प्रेशराइज किया, वहां पे धरने दिए थाने पे, उन्होंने वहां पे वफाकी वुज़रा साहिबान ने बहुत बड़ा उसमें टकराव की पोजीशन
जी जी शाह साहब एक सवाल, माजरत इंटरप्ट करने के लिए क्योंकि मुझे बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी जाना है। एक सवाल कि इस रिपोर्ट में तो ये असर्टन हो गया कि आईजी सिंध अगवा नहीं हुए, तो फिर जो चीफ मिनिस्टर साहब ने मोहम्मद जुबैर को फोन करके बताया या मरियम नवाज तक जो बात पहुंची, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लेम किया, तो इसका मतलब है कि सीएम सिंध फिर गलत कह रहे थे। आप इस पे हंस रहे हैं शाह साहब, मुझे वजाहत चाहिए। देखिए, मैं हंस इस बात पे रहा हूं कि अगवा सिर्फ ये नहीं होता कि किसी को बेहोश करके, वो जो शुरू में देखते थे पुरानी फिल्मों में कि रुमाल रख दिया किसी की नाक पे, बेहोश हो गया, उसको अगवा कर लिया गया। किसी को अगर उसकी मर्जी के बगैर सुबह को 4:30-5 बजे अगर कहीं ले जाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं आप? तो आप अभी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आईजी सिंध अगवा हुए हैं, आप कह रहे हैं आईजी सिंध अगवा हुए हैं। देखिए, अगवा एक मिनट अगवा हुए या उनको उस वक्त ले जाए, ये सारी चीजें आई हैं ना, नहीं तो क्यों एक्शन हुआ ये? अब मैं तो ये चाहता हूं, देखें, एक एक्शन हो गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इतना बड़ा एक्शन लिया, अब तो ये जेर बहस नहीं आना चाहिए, इसको मजीद नहीं कुरेदना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। हम इदारे जेर बहस तो आएगा जब आपकी रिपोर्ट सामने आएगी, जब आपकी रिपोर्ट आएगी। आपको अर्ज करूं आपको कि ये इस तरह की चीजें जब होती है ना, इदारों को मुतनाजा कौन बना रहा है, इदारों को बीच में कौन ला रहा है? क्या दूसरे दिन एफआईआर नहीं हो सकती थी? ये जरूरी था कि उस रात को एफआईआर हो, सुबह को जाके उनको होटल से गिरफ्तार किया जाए? वो जब जा रहे थे, बहुत सारी जगहें होती हैं, सुबह को एफआईआर हो जाती। दूसरी ये क्या जरूरत थी कि एक झूठी एफआईआर कटाई जाए? तो यानी कि शाह साहब, यानी कि सिंध गवर्नमेंट अपनी बात पे कायम है कि आईजी के घर जाके उनको बजरिया फोर्स साथ ले जाया गया। एक मिनट, वो जब हमारी रिपोर्ट आएगी तब उस पर वजाहत होगी, मैं इस वक्त उस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन जो मजार के तकद्दुस की एफआईआर है, उसको झूठा करार नहीं दिया गया, वो तो अभी इन प्रोसेस है। ये वो एफआईआर झूठी करार दी गई है जो झूठी थी, जिसने झूठ बोला कि मुझे वहां पे सफदर साहब ने धमकी दी जान से मारने की, क्योंकि वो थे नहीं वहां पे। तो ये इशू है, ये दो फर्क है। तो वो जो उनका वहां पे तकद्दुस की बात है, वो एफआईआर होगी, उस पर एक्शन होगा, सिंध गवर्नमेंट उसमें अपना किरदार अदा करेगी। ठीक है, बहुत अच्छा आपने क्लियर कर दिया। हलीम आदिल शेख साहब, बहुत कुछ आपके पास अब जवाब देने के लिए होगा। बहुत कुछ है, मैं चाहता हूँ एक तो अच्छा इस चीज को क्लियर होना चाहिए, बहुत सारी चीज 4-6 इसके पहलू हैं। सबसे पहले मैं शाह साहब से बात करता हूँ, उन्होंने कहा कि पीटीआई ने माहौल क्रिएट किया। मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि जड़ आप थे। जड़ मैं था और हमने माहौल क्रिएट किया। बिल्कुल मैं जड़ हूँ, और मैं खुशी समझता हूँ कि मज़ार कायद के तकद्दुस की अगल पामाली के इश्यू को लेकर मैं थाने गया, और मैं उसके लिए आज तक जड़ हूँ। मैं इसके लिए, लेकिन एफआईआर झूठी निकली ना। सुन लीजिए ना, थोड़ा टाइम दे दीजिए, मतलब 20 दफा जड़ बनूंगा इसके अंदर मैं, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है मेरे लिए, मजार के तकद्दुस के लिए, कायद के तकद्दुस के लिए। देखिए, देखा जाता है नैरेटिव क्या था। गुजरांवाला जलसे से जिन्होंने नैरेटिव बेचना शुरू किया, नवाज शरीफ साहब जिनकी प्लेटें खत्म हो गई थी, उन्होंने जाकर जो तकरीर की डायरेक्ट आर्मी चीफ का नाम लेकर, उसके बाद ये कराची आ गए, तो मूड सबको पता था। उसके बाद देखिए, हम सब कराची, आप भी कराची में अल्टीमेटली रही हैं आप, कराची कभी नहीं हुआ कि वो जंगला क्रॉस करके कोई गया और सियासी नारेबाजी की, वो बाहर होता रहता है उस कबर के ऊपर जाके, कभी नहीं हुआ। हम सब दुखी थे, और ये कहते हैं 14-15 MP MNAs, अगर जिस वक्त वो मज़ार कायद का जो एडमिनिस्ट्रेटर था, जब उनकी दरखास्त थाने पहुंची, तो वहां किसी डेप्यूटी कमिश्नर को, किसी एसी को, किसी जिम्मेदार को, किसी एसएसपी को वहां आना चाहिए था। एक वाकया हो गया है। कराची के 14 MP MNAs हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हमने लाखों वोट लिया हुआ कराची के अंदर। हमारे लोगों में पैनिक था कि क्या हो रहा है यहाँ, सियासत करो एक दूसरे की। आवाम का रद्द-ए-अमल था। हम आवाम के नुमाइंदे नहीं तो कौन है? हम थे, कराची हमारा मैंडेट है। हम वहाँ 14-15 MP MNAs मौजूद थे। वहां SHO साहब आए, SHO साहब चले गए, थाने में सिर्फ हम थे। कोई इस सूरत हाल में कोई SSP साहब, DC साहब एक्शन ले लेते हैं, सफदर साहब निकल के ट्वीट करते थे, मुझसे गलती हो गई, मैं माजरत खाऊं, कुछ ना होता। हमें मतलब आपके कहने का मतलब वही है कि सिंध पुलिस का रवैया सुस्त था, लेकिन शाह साहब कह रहे हैं ना कि अगले दिन एफआईआर हो जाती। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। मैं एक मिसाल देता हूं, आज से 1 हफ्ता पहले उम्मे रुबाब चांडियो, जानती हैं आप उनको? वो बीबी के मजार पर फातिहा करने जा रही थी, सिंध की एक बेटी। इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, ये सियासत करेगी जाके। मतलब कैप्टन सफदर मज़ार कायद पे जाके सियासत कर सकता है। उम्मे रुबाब चांडियो, एक सिंध की एक निहत्ती बेटी, 21 साल बच्ची, वो मजार पे नहीं जा सकती। इससे इनका रवैया पता चलता है। दूसरी बात बताऊं, हम गए थे, हमारी एफआईआर थी, और
वकास अहमद खान किस कानून में लिखा है, किसी आइन में वो वहां मौजूद ही नहीं था। किसने कह दिया? उसको बुलाया किसी ने? उसने तो कोर्ट में दरखास्त दी हुई है कि मैं बयान देना चाहता हूं, मैं सबूत देना चाहता हूं। ये किस कानून में लिखा है कि मेरा फोन मेरे पास हो? आइन में है, कानून में है। कह दिया कि एफआईआर झूठी थी। उसने बयान तक नहीं लिया। सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस तो सुनिए, पुलिस तो बाद में कटी। वज़ीर आला साहब ने एक सब इंस्पेक्टर बन के उन्होंने दूसरे दिन बयान दे दिया कि वकास का फोन वहां था। अरे भाई, पीपल्स पार्टी का जलसा था, वकास अपना आईफोन लाया ही नहीं था कि वहां जाएंगे कुछ जेब से ना चुरा के ले जाए। सामने जलसा था इनका। आपको पता है इनके जलसों में क्या होता है? प्रोग्राम में भी वाज़ेह किया था। मैं बताना चाहता हूं कि वकास खान को पूछो तो वहां मौजूद था उस वक्त। जी जी, हमने तो कोर्ट में देखे, सेशन जज के बाद दरखास्त मौजूद है कि हम प्रूफ और बयान देने को तैयार है। इन जब वज़ीर आला कह दे कि जी वकास नहीं है, सईद गनी सुने, वज़ीर आला कह रहे हैं कि वकास नहीं था, सईद गनी कह रहे हैं कि हलीम आदिल ने इनको भेजा झगड़े के लिए। जब ये वजीर और वज़ीर आला फैसले कर रहे होंगे केस के, तो उनका सब इंस्पेक्टर क्या करेगा? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, उस रात को इन्हें इज्जत देनी चाहिए थी अवाम को। इनका कोई डीसी एसपी कोई आता, कोई बात करता, थाना छोड़ के चले गए। एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, कायद को इज्जत नहीं देंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे। और ये कल की रिपोर्ट को आप सलाम आपको पेश करता हूं फरीदा। कल से बहुत सारे एंकर्स ये कह रहे हैं कि जी साबित हो गया, आईजी अगवा हो गया, साबित हो गया इस रिपोर्ट में। और बराए कर ICPR से मैं कहता हूं, उर्दू का तर्जुमा सिंधी का, बलोची का, पंजाबी का करा के दे दे, इनको समझ तो है लिखा क्या है इसके अंदर। कुछ नहीं लिखा कि कोई अगवा हुआ, इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, लोगों को खराब कर रहे हैं कि जी हमारे वो मरियम के इल्जाम सच्चे हो गए, बिलावल के इल्जाम सच्चे हो गए, जुबैर के इल्जाम। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा अहम पहलू है, यहाँ पे एक और बड़ा अहम पहलू है जिसका जवाब मैं जनरल साहब से लेना चाहूंगी। जनरल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा किया है, बिलावल भुट्टो ने बहुत अच्छा किया, वेलकम किया इस मिलिट्री कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट को। लेकिन उसके बाद जैसे अभी नासिर हुसैन शाह साहब ने भी कहा, वो अभी तक इस बात पे कायम है कि आईजी सिंध को अगवा किया गया था। अब आप उसको अगवा का लफ्ज कह दें, आप उसको बजोर उठा के लेके जाने का कह दें, या उठा के ना लेके जाने, यूज ऑफ फोर्स के साथ ले जाएं आप उनको कहीं जहां पे आईजी ना जाना चाहें, तो ये क्या सिचुएशन है जनाब शुएब साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शाह साहब ने बड़ी बड़ी अच्छी बातें भी की हैं, मेरा बड़ा सलाम उनको। मैं हमेशा इनको फॉलो भी करता हूं, इनके बयानात वगैरह चीजें मैं स्टडी करता रहता हूं। लेकिन ये जो एक तौजीह निकाली है, ये कम से कम मेरी समझ से बालातर है और गलत है। बात ये है कि आईजी और रेंजर्स ये दिन में कई दफा मिलते हैं, ठीक, और कोई नई बात नहीं है इनका आपस में मिलना, क्योंकि दोनों को एक काम सौंपा गया है, कराची का अमन अमान बहाल रखना, वहां पे काम करना, और रेंजर्स के पास पुलिस के इख्तियारात भी हैं। मीटिंग्स होती रहती, बिल्कुल वो मिलते रहते हैं, मीटिंग्स होती रहती हैं, और ये कभी नहीं हुआ कि किसी दिन उनको बुलाया हो और वो मीटिंग हुई हो और उन्होंने बाहर जाके कहा हो कि मैं अगवा हो गया था इसलिए मेरी मीटिंग हुई यहाँ पे। ये तो बड़ी एक अजीब सी कहानी है ना। वो ये है जो मैं तस्लीम भी करता हूं कि उनको अर्ली मॉर्निंग जाके उनके घर टेलीफोन किए जाते रहे, लेकिन वो जवाब नहीं आ रहे थे। ठीक, तो 2 लोगों को भेजा गया कि भाई जाएं, जाके उनसे बात करें और उनको बताएं कि जी ये इशू है। और इशू क्या था कि सेक्टर हेडक्वार्टर में एक DIG बैठा हुआ है, सेक्टर हेडक्वार्टर में इनका प्रोसिक्यूटर बैठा हुआ, प्रोसिक्यूटर जनरल जो कि सिंध गवर्नमेंट का है। वो कह रहा है सिंध गवर्नमेंट का प्रोसिक्यूटर जनरल के जनाब ये FIR यूं बनती है, इसको दर्ज करें। DIG कहता है जी जब तक IG नहीं कहेगा मैं दर्ज नहीं करूंगा। अब IG साहब मिल नहीं रहे हैं, तो 2 लोग चले गए कि जाके IG साहब को लेके आओ, क्योंकि थानों का घेराव भी हो रहा है, थानों के थानेदार छोड़ के जगह भाग गया है, ये इशू शहर में चल रहे हैं। लिहाजा इस पे जब IG साहब को कहा गया तो IG साहब वहां से अपनी ही गाड़ी में बैठ के अपने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह के साथ वहां से निकले और IG के घर पे कम से कम 50 के करीब गार्ड तो होते होंगे। तो ये तो एक अजीब सी बात लगती है कि 2 लोग आके 50 गार्ड की मौजूदगी में जोड़ देनी चाहिए। अगर अगवा हो सकता है तो IG को रिजाइन कर देना चाहिए। अगर ये कोई बात कहे तो कोई CCTV लगा हुआ है वहां पे, उनकी कैमरे लगे हुए हैं। एब्सोल्युटली, कोई एक भी नागवारी का उन्होंने इजहार किया, और जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ, अगर DIG वहां बैठा और प्रोसिक्यूटर है तो मैं चलता हूँ, और वो चले गए। ठीक, मसला ये है जिसपे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कंसर्न शो किया, उनका ये कहना था कि ये इशू इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि आप जाके सुबह 4 बजे या 5 बजे उनको उठाते, अगर नहीं जवाब आ रहा था तो अगले दिन 8-9 बजे तक का इंतजार कर लेते। ठीक, ये कहानी। और दूसरा ये कि जूनियर ऑफिसर गए वहां पे, सेक्टर कमांडर ने एक लेफ्टिनेंट कर्नल को और एक मेजर को भेजा, या जो भी जूनियर थे, तो ये भी उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख्याल में
ایک پروٹوکول کی وائلیشن ہے. وہ سمجھتے تھے, وہ ان کا خیال تھا کہ یہ اگر اسی طرح کوئی پولیس والا اگر آ جائے اور سینئر آرمی آفیسر کو اس طرح کے اپروچ کرے تو نیچرلی وہ مناسب نہیں ہوگا. تو یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک, اور سیریس اس لیے لیا گیا کہ اس میں دو ڈپارٹمنٹس کے درمیان ایک غلط فہمی پیدا ہوئی. وہ ہے نہیں تھی, لیکن ان کے پولیٹیسائز کرنے سے بن گئی. کیونکہ میں نے خود آئی جی کا بیان سنا صبح, انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو کسی نے اغوا نہیں کیا اور ایف آئی آر میں نے درج کرائی. یہ ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ تھی, آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے یہ ڈرامہ جب بن گیا, حقیقتاً کیا ہونا چاہیے تھا, پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا, ان کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ, یہ خود ایک رپورٹ مرتب کرتے. اور یہ ٹروپس جو ہیں, یہ ابھی رینجر جو ہیں, یہ وزارت داخلہ کے ٹروپس ہیں, اور یہ جاتے وہاں پہ اور وزارت داخلہ پھر رپورٹ بھیجتی جی ایچ کیو کو کہ جناب یہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن ہو. تو ہوتا, لیکن چونکہ اپیل انہوں نے کی چیف آف آرمی اسٹاف سے, تو انہوں نے کہا کہ چونکہ بالآخر میرے پاس ہی آنا ہے ڈسپلنری ایکشن کے لیے, انہوں نے انکوائری آرڈر کر دی. بالکل ٹھیک, ورنہ انکوائری وزارت داخلہ کرتے. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے وہاں پہ مس ہینڈلنگ کی. بہرحال ایک معاملہ ریزالو ہو گیا. میں شاہ صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر خوش اسلوبی سے ایک چیز طے ہو گئی ہے اور سندھ گورنمنٹ بھی مطمئن ہے, تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ادارے آپس میں کنسلٹیشن نہ کریں, اور اگر آپس میں مطمئن ہیں, آئی جی صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں, سندھ گورنمنٹ کو بھی کوئی اعتراض نہیں, تو بالکل بڑی اچھی بات ہو گئی. جل صاحب لیکن ایک سوال چھوٹا تھا جل صاحب, یہ جو جل صاحب جس طریقے سے پوری پولیس نے چھٹیاں لے لی, انڈیا نے کہا سینا اور پولیس لڑ گئی, جو طرز عمل رہا پولیس کا, میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ ٹھیک تھا؟ اس کو بتائیے کیا وہ ٹھیک تھا؟ اس پہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. بغاوت کا اندیا دیا, بلیک میلر ہے, یہ ہونا چاہیے. ایکشن ہونا چاہیے. جی یہ میں کہتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو ایکشن کرنا پڑے گا. یہ سوال کریں گے سندھ گورنمنٹ سے, جی یہ سوال کریں گے ریاست کو بلیک میل کرنے کے مترادف ہے. جی یہ بات کو چھوڑنا چاہیے. یہ سوال کریں گے ناصر صاحب, یہ سوال کریں گے شاہ صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد شاہ صاحب سے سوال کریں گے. اور سینٹرل ہاؤس نیازی صاحب, بڑی معذرت, یہاں پہ ڈسکشن آگے بڑھتی جا رہی ہے, لیکن آپ کا ٹائم برقرار ہے, آپ کو پورا ٹائم ملے گا. واپس آ کے پوچھیں گے. نون لیگ مطمئن نہیں ہے, سینٹرل ہاؤس نیازی صاحب سے سوال کریں گے آفٹر شارٹ بریک. سے بھی جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینٹرل ہاؤس نیازی صاحب, آپ کا شکوہ بالکل بھی نہیں رہے گا کیونکہ آپ کو ٹائم پورا ملے گا پروگرام میں. لیکن اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ نے سب کو سن لیا, پیپلز پارٹی کی بات سن لی, پی ٹی آئی کی بات سن لی, جنرل صاحب کی بات سن لی. اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے, اس کے باوجود نون لیگ مطمئن کیوں نہیں ہے اس رپورٹ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غریدہ بات یہ ہے کہ سارے میرے دوست ہیں, ان کا احترام ہے اور اپنے زاویے سے بات کریں. شیخ صاحب نے بھی بات کی اور کیا تک اپنا ناصر صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی, جنرل صاحب نے بھی اچھی بات کی. لیکن میرا ایک ہی مطالبہ ہے, اور جس کو ہماری لیڈرشپ نے کیا ہے, کہ اس سپورٹ کو عام کر دیا جائے. اس سے ساری, اور ایک تو میں ذاتی طور پر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ آرمی چیف صاحب انکوائری کنڈکٹ کی, کیونکہ ماضی میں ایسی مثالیں ہیں کہ اس میں اس میں ڈیرہ بگٹی کا واقعہ تھا جس میں پراپر انکوائری نہیں ہوئی تھی اور ایکشن نہیں ہوتا, جس میں بات کافی بڑی تھی. تو یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے کہ اس پہ ایکشن لیا گیا. لیکن میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. سینٹر صاحب یہاں پہ آپ کی اجازت سے ایک بات کہہ لوں کہ جو آرمی کی, ملٹری کی اپنی انٹرنل انکوائریز ہوتی ہیں وہ کبھی بھی پبلک نہیں ہوتی. آپ جس تاریخ کو مرضی اٹھا کے دیکھ لیں, ملٹری کی جو انٹرنل انکوائریز ہیں, یہ فوج کا اپنا طریقہ کار ہے, ان کی اپنی ایس او پیز ہے, ان کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اپنے رولز ریگولیشنز ہیں. یہ تو فوج نے اپنے طور پہ عوام کے لیے ایک پریس ریلیز جاری کر دی ہے. جنرل صاحب اس بات کو انڈورس کریں گے, لیکن غوث صاحب آپ کہیے, اپنی بات مکمل کیجیے. جی جنرل صاحب نے ایک بات کی کہ جی ناصر حسین شاہ صاحب نے بات کی کہ وہ جو افسر جن کا ٹرانسفر ہوا ہے, جن کو ہٹایا گیا عہدوں سے, وہ بہت اچھے بندے تھے. نو ڈاؤٹ, کیونکہ ان کی ڈیلنگ ان کے ساتھ ہے تو اچھے بندے تو تھے. اگر وہ آخر کیا وجہ تھی کہ کیوں مجبور ہوئے کہ انہوں نے یہ ایکشن کیا, اچھے ہونے کے باوجود جو کیا نا, اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا. ضرور ان کو وفاق سے پریشر تھا, رینجز وغیرہ ان پہ پریشر, کیونکہ وفاق کے اندر آتے ہیں, وزارت داخلے کے اندر آتے ہیں. تو ان کو ہمارا جو موقف ہے کہ ان کو جو اصل ملزم ہے وفاق جو ہے, ہمارا جو وفاقی حکومت ہے اور جو وزارت داخلہ ہے, ان کو ان کا نام آنا چاہیے تھا. یہ چیز صاحب یہ ضرور بتاتے کہ ان کو اپنے وفاقی حکومت کے کس منسٹر نے یا پرائم منسٹر نے ان کو مجبور کیا تھا. تو یہ ایک بات کلیئر ہوتی ہے, اس میں
वफाकी हुकूमत इन्वॉल्व है और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को हम सलाम करते हैं, उनको ज़रूर इसको पॉइंट आउट करना चाहिए। दूसरा, मैं शेख साहब से एक बात करूंगा कि शेख साहब, ठीक है जी, FIR नहीं हो रही थी, आपने शोर किया, FIR हो गई, लेकिन क्या एक्शन इतना ज़रूरी था? आपके अपने भाई जो इस फर्ज के उसके मुद्दई हैं, उन पे खुद पे केस था 2-3 महीने पहले का, और तकरीबन 780 की दफा लगी हुई थी, और वो मफरूर थे या फरारी थे। उन्होंने उसकी ना बेल कराई ना कोई कराई। उन्होंने बेल कराई, ये FIR कराने के बाद बेल कराई कि मैं ना पकड़ जाऊं। तो जहां इतना आपको रिलैक्सेशन है, तो वहां एक जो कायद-ए-आज़म के मज़ार की नोट की, उसमें हम मानते हैं कि कैप्टन सदर को नहीं करना चाहिए था, FIR भी हो गई। क्या इतना जरूरी था कि उसको कमरे में जाके चादर और चारदीवारी का तगदस पामाल करके अंदर से घसीट के दिखाते? ये शेख साहब क्या सुबह बात इसकी मैं जवाब दे दूं अभी इसको, जय साहब इसका भी जवाब दे दूं। वो इतने इसका मैं भी जवाब दे दूं आपको, फिर तफसील से बात में करता हूँ। जय साहब, मैं बताना चाह रहा हूँ, FIR कटाने के बाद हम घर चले गए थे, और उसके बाद जब 11-12 बजे उठे तो हमने देखा कि गिरफ्तार हो चुके। जो रियलिटी है, बिल्कुल FIR कटाने तक हम थाने में थे, हमारा हक था, लेकिन फिर गिरफ्तारी वाले मामले में हम घर जा चुके थे। पीछे पुलिस का एक्शन था, FIR के बाद पुलिस की जिम्मेदारी होती है, मुद्दई का काम खत्म हो जाता है, तो उसमें हमारा नहीं पता था। ये मैं आपको क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ, ऑन एयर देना चाह रहा हूँ इस बात। ठीक है, सेनेटर साहब। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक तो अभी आपने कहा कि चूंकि पब्लिक नहीं कर सकते, लेकिन जितना कुछ उन्होंने कहा है, इतना अगर वो आर्मी चीफ साहब अब एक और मेहरबानी कर दें कि जी उन हमारे अफसरान के राज मुझे जो एक्शन लेना पड़ रहा है, ज़ाहिर है एक हाई लेवल के अफसर हैं और आर्मी चीफ ने बड़ा सोच समझ के फौज एक्शन लिया होगा। उन्होंने मिसकंडक्ट किए, जो भी किया है, आखिर वो क्यों मजबूर हुए? जिन्होंने उनको मजबूर किया, जिनके अंडर वो काम कर रहे थे, वफाकी हुकूमत, उनको जो है मैं कहूंगा कि जरूर कोई ना कोई नाम किस कानून के तहत जरा बताइएगा। तो फिर तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, फिर अनस नूरानी के खिलाफ भी होनी चाहिए, फिर अचकजई के खिलाफ भी होनी चाहिए, मीर जाफर सादिक के खिलाफ भी होनी चाहिए, फिर तो सबके खिलाफ होनी चाहिए ना। फिर आर्मी चीफ साहब से अपील कर दे रहा, फिर आर्मी चीफ से अपील कीजिए, इन तमाम लोगों ने जिन्होंने डायरेक्ट फौज को बदनाम किया, जिन्होंने फौज पे हमला किया, फिर आर्मी चीफ से अपील करते हैं आपके जी, जो वफाकी हुकूमत को जिस कानून के तहत आप आर्मी चीफ से कह रहे हैं, कर दें अपील के जी, करें नवाज शरीफ के गुजरावाला के जलसे से स्टार्ट पहुंचे मीर जाफर सादिक तक। शेख साहब, आप बड़ी जल्दी डेस्परेट हो जाते हैं, मेरी बात जरा हिम्मत से सुना करें, जज्बात में आना है। और आपके ये जज्बात की वजह से सारा ये मामला गड़बड़ हुआ है। ये तो ओवरजीलस हो गए। देखो फौज एक ऐसा इदारा है, मैं यकीन दिल से कहता हूँ कि इनकी फौज जवानों की कुर्बानियां और ऑफिसर्स की कुर्बानियां देख लो, तो हम तो फौज का अभी तक नाम भी नहीं लेते थे कि यार नाम ना ली जाए। वो कि हमारे गिलेशिप की होते थे कि ये यार कहीं उनके मोरल पे असर न पड़े, जो बेचारे लड़ रहे हैं, कहीं उनकी फैमिली ये ना कहें कि हम मुल्क की खातिर लड़ रहे हैं और हमारे पे इतराज हो रहे हैं, हम तो ये पी जाते थे। लेकिन आपने जिस तरीके से अब इदारे को अपने साथ मिला के और इदारे को खराब करने की कोशिश की है और मतलब उसको पोलराइज कर दिया, मेरे ख्याल में ये आपका जुर्म जो है ना बहुत ही घिनौना जुर्म है। और अपने आप को बचाने के लिए इस इदारे को इतना मतलब एक पोलराइज करने की कोशिश की है कि मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था। फौज एक कौम इस एक आखिरी उम्मीद होती है कौम की। ठीक है, इसका जवाब हलीम आदिल शेख देंगे, लेकिन कोई जंग हो कि फौज को बुलाओ, फौज। ठीक है, इसका जवाब हलीम आदिल शेख साहब देंगे, लेकिन जरा थोड़ी देर के बाद नासिर हुसैन शाह साहब, जो सवाल उठ रहा है, जो ब्रेक पर जाने से पहले हलीम आदिल शेख ने भी कहा, चन्ना साहब ने भी कहा कि जिन ऑफिसर्स ने बगावत की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई को इंक्वायरी रिपोर्ट में कहीं रिकमेंड किया जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं खुशखबरी इनसे भी। शाह साहब, देखिए, मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि एक तो मैं उस कमेटी का मेंबर हूं, तो मुनासिब नहीं है कि मैं कोई चीज रिस्पॉन्ड करूं, लेकिन क्योंकि पुलिस का जिक्र हुआ है, ठीक, देखें गरीदा, सिंध पुलिस को मैं सलाम पेश करता हूं, खास तौर पर जो सीनियर अफसर्स हैं, आईजी, एडिशनल आईजी, दीगर लोग जिन्होंने सब्र से काम लिया, तहम्मुल से काम लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा किया। आईजी कमांडर होता है, उसको सुबह को अब छोड़ दें इन चीज़ों को, जाहिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस पे एक्शन लिया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। वो सारा कुछ हो गया, आगे ये 21-22 को ये पब्लिक भी हो जाएगी, दीगर चीज़ें भी होगी। लेकिन ये जो कह रहे हैं
کہ وہ غداری کس طرح کی پولیس نے کی. بغاوت. انہوں نے ایک سمپل بغاوت. دیکھیں بغاوت سن لیں میرے لیے بہت ہی محترم ہے جنرل صاحب بھی, اور علیم عادل بھی میرے ذاتی محترم ہے, اور نیازی صاحب بھی. بغاوت اگر کوئی چھٹی لیتا ہے یہ بغاوت ہے. پنجاب میں پولیس نے اسٹرائک کی تھی, سب کو یاد ہوگا, کام کرنا چھوڑ دیا تھا, اس کو تو کچھ آپ کہہ سکتے ہیں, بغاوت اس کو بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ بغاوت ہے. سندھ پولیس کے سینئر افسران نے اگر صرف چھٹی لے لی کہ جی کوئی بات ناگوار ہوئی ہے, کچھ بھی ہوا ہے, تو اس کو آپ بغاوت کا نام دے رہے ہیں کیونکہ وہ سندھ پولیس کے ہیں. اس وجہ سے میں سلام پیش کرتا ہوں سندھ پولیس کے آئی جی کو, سندھ پولیس کے سینئر افسران کو, اور جس نے بھی چھٹی کی بات کی تھی. انہوں نے ایک اداروں کو مقدم رکھا, ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہونے نہیں دی. یہ نہیں ہونی چاہیے اس پہ بات. بس یہ بہت ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے ایکشن لے لیا. اگر اتنے سینئر افسر ہٹائے گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. اس کو پبلک ضرور کبھی ہوگا, وہ آرمی کی رپورٹ آتی ہے یا جو ہماری منسٹرز والی جو کمیٹی ہے اس کی رپورٹ آتی ہے. لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ جیسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے پہ چیف صاحب نے ایکشن لیا, کور کمانڈر صاحب نے دیانتداری سے انکوائری کی اور اس کی رپورٹ دی, پھر ایکشن ہوا. یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل. باقی اب اس کو خریدنے کی بات کریں گے تو دیکھیں یہ سازش تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو آپس میں لڑایا جائے, سندھ کی سرزمین کو استعمال کیا جائے, اور اس کے کردار اب میں کیا کہوں, میرے ذاتی دوست ہے علیم عادل, کہ یہ سب اس میں شامل ہیں. نیازی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت, ان کے وفاقی وزراء وہاں پہ آ کر باتیں کر رہے تھے کہ جی صبح تک یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو ان اداروں کو متنازع شروع سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بنا رہی ہے. ہمارے لیے بڑے مقدم ہیں یہ ادارے. آپ کی طرف دیکھیں پیپلز پارٹی کا کلیئر ہے ہمارا منشور, ہمارا ویژن کہ سب سے پہلے پاکستان ہے, پھر ہماری عوام ہے, پھر ہماری یہ مقتدر ادارے ہیں. ٹھیک ہے جی, میرے پاس بڑا زبردست پینل آف گیسٹ موجود ہے, بڑی زبردست ڈیبیٹ چل رہی ہے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, جیسا کہ شارٹ کوئک بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جنرل صاحب, کیونکہ آپ کا مطالبہ تھا, حلیم عادل شیخ آپ کا بھی تھا کہ جی بغاوت کرنے والے آفیسرز کے خلاف کارروائی ہو, اور بڑا زور دے کے آپ نے مطالبہ کیا. شاہ صاحب نے اس کا جواب دے دیا. جنرل صاحب دیکھیں, شاہ صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کام کل کو وہ ان کے خلاف بھی کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کنفرنٹیشن کرانے کی کوشش کی گئی, اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ صفدر کو پی ٹی آئی نے یا فوج نے بھیجا تھا کہ تم جا کے وہاں پہ بندروں والے کام کرو. یہ جو ہلڑ بازی اس نے کی, یہ اس کو پی ٹی آئی نے یا فوج نے تو نہیں بھیجا تھا, کام تو وہاں سے شروع ہوا. اگر پیپلز پارٹی خود ہی اس کا لے لیتی, نوٹس لے لیتی, اور ان سے گزارش کرتی کہ جناب آپ نے یہ حرکت کی ہے, مہربانی کر کے اس کے اوپر معذرت کر لیں, تو شاید معاملہ آگے بڑھتا ہی نہ. اب آپ اپنی غلطی کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے سازش کی, ہمیں کنفرنٹیشن کیا. آپ نے تو صورتحال خود وہاں تک پہنچائی. وہ تو صرف ایف آئی آر مانگ رہے تھے, اور یہ نون لیگ کا بھی وتیرہ ہے. قادری صاحب کو 76 دن کا دھرنا کرنا پڑا, وہ 14 لوگ جو مارے تھے ان کی ایک ایف آئی آر درج کرانے کے لیے. یہ تو ایف آئی آر درج ہی نہیں ہونے دیتے. آپ عام آدمی جائے کدھر کہ آپ کو شکوہ ہے, آپ جا کے ایف آئی آر درج کرانے لگتے ہیں. لیکن شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بغاوت نہیں تھی, جو پولیس آفیسرز ہیں ان کو سلام کرتے ہیں. میں بتا رہا ہوں جی, میں اسی پہ آ رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ پولیس عوام دوست ہے, لیکن عوام کے کہنے پہ ایف آئی آر نہیں درج کر رہی وہ کسی بھی شکل میں. ان کے اپنے پروسیکیوٹر جنرل نے ان کو بتایا کہ جناب یہ ایف آئی آر ایسے, اور انہوں نے اگلے دن ضمانت کی مخالفت بھی کی. اب بات یہ ہے کہ یہ آج تو چونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دھمکا رہے تھے یا فوج کو آنکھیں دکھا رہے تھے, تو پیپلز پارٹی سلوٹ کر رہی ہے. لیکن کل کو اگر انہوں نے یہی کام چیف منسٹر کے خلاف کیا, پھر کیا کریں گے؟ یہ تو مطلب یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ آپ سلوٹ کر رہے ہیں, جبکہ وہ عوام کو بیڑیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے چلے گئے. سب نے نخرہ کیا, سب نے آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ جناب آپ نے چونکہ یہ کیا, ہم لہذا چھٹی جا رہے ہیں سارے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا یار. یہ جو سیکورٹی کے ادارے ہوتے ہیں, کل فوج اسی طرح اپلیکیشنیں دے دے, کل کو ان کو کہیں جی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف نواز شریف نے ایسے باتیں کی ہیں, ہم سارے چھٹی جا رہے ہیں. یہ قبول کرے گی نیشن؟ یہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں جو غلط ہے اس کو غلط کرنا چاہے. آپ کے ادارے برباد ہو جائیں گے اگر آپ یہ اس کو کنڈون کریں. ٹھیک ہے جنرل صاحب, آپ کو پوائنٹ آ گیا. حلیم عادل شیخ صاحب, دیکھیے پرائم منسٹر صاحب لاڑکانہ گئے تھے. اس لاڑکانہ کے پرائم منسٹر جس گھر پہ جا رہے تھے, اس کے گھر کے سامنے یہی ہلڑ ہنگامہ کیا تھا. اس گھر کے سامنے وی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے, پرائم منسٹر ہوتا ہے.
उस रोज हमने कहा था इन लोगों के खिलाफ FIR काटो, हंगामा किया था। टायर जिला प्राइम मिनिस्टर जिस घर पे जा रहे थे सैफुल्लाह भुट्टो के घर के सामने, और वहां जाके मेरी IG साहब से ही बात हुई थी, और उस रोज FIR का एक काटी गई, रात को उसका पेज निकाला गया और उस वाकये की FIR नहीं काटी गई कि प्राइम मिनिस्टर जहां जा रहे हैं उसकी मूवमेंट से पहले हंगामा हुआ। ये लोग जनरल साहब ठीक फरमा रहे, FIR ये लोग नहीं काटते। और बताइए क्या हमने को मुजाहरा किया था? हम इलेक्टेड लोग थे, हम थाने गए, SHO से बात किया, भाई नहीं, आपके किरदार पे बार बार शाह साहब और पूरी पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट सवाल तो उठा रही है। वो उठाएंगे, 20 दफा उठाएंगे, क्योंकि मैं इनको बेनकाब करता हूं, मैं इनको इनके शहरों में जाके बेनकाब करता हूं, मैं बताता हूं कि जी रत्तो देरों के अंदर एड्स कैसे लगी, मैं बेनकाब करता हूं, मैं थर जाता हूं, बताता हूं कि थर में बच्चे क्यों मर रहे हैं, मैं बेनकाब करता हूं, मैं बेनकाब करता हूं कि इतने महीने से सलाम मुतासरीन को कुछ क्यों नहीं दिया, मैं बेनकाब करता हूं कि एहसास में 60 अरब इमरान खान ने दिए, पीपल पार्टी ने 60 करोड़ भी नहीं दिए, मैं बेनकाब करता हूं कि कराची को आपने जो मैं बात कर रहा हूं। देखिए इस पुलिस के एक्शन पे आपको पता है पुलिस का हशर क्या आजकल, पुलिस ऑर्डर 2019 के बाद आज डाकुओं को एक शख्स जिसको वांटेड 10 लाख रुपए उस पर इनाम, उसको अवार्ड दिया गया जंगल के अंदर जाकर, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनमें डाकुओं की वीडियोस चल रही हैं। और उस रोज अगर पुलिस अपना एक्शन करती, DC अपना एक्शन करता, बिल्कुल जनरल साहब ने ठीक फरमाया कि सफदर को नहीं भेजा था, और पुलिस का देखिए छुट्टी लेते ना, देखिए मैं आखिरी कर रहा हूं बात, आखिरी 1, 2, 3 अफसर की छुट्टी ले लेते, चले जाए IG साहब, पूरी पुलिस अवाम को डाकुओं के, चोरों के, टारगेट किलर्स के हवाले करके। अच्छा, एक तो सिंध गवर्नमेंट की इंक्वायरी रिपोर्ट आने दें, दूसरी बात शाह साहब बार बार एक अच्छी बात कह रहे हैं, जनरल साहब भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी मामला हो गया, अब इसको नहीं खत्म हुआ, नहीं रिपोर्ट आ गई, मिलिट्री की रिपोर्ट आ गई, नहीं कैप्टन सफदर का मामला हल होना चाहिए, पुलिस ने जो हरकत की हल होनी चाहिए, मामला खत्म, मिट्टी नहीं डालने देंगे, हम इसको जिंदा रखेंगे, मज़ार कायद की बेहरमती नहीं तो हर चौथा बंदा आएगा का वहां जाके छलांगे मारेगा, हम नहीं मिट्टी डालने दे रहे हैं। इस इश्यू से जरा आगे बढ़ते हैं, मेरे पास बिल्कुल प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। सेंट्रल हॉल साहब आपकी तरफ आऊंगी, कोरोना वायरस जितना बढ़ रहा है, 5% का हमारा पॉजिटिविटी रेट चल गया है, रोजाना 1500, 1600, 1700 केसेस मामूल बन गए हैं, तो PDM को जल्द से अपने मुलतवी नहीं कर देने चाहिए अवाम के जान के तहफ्फुज के लिए पहले? जलसे तो फिर अभी हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी अभी हो रहे हैं, आज भी PTI ने जलसे किए हैं, तो जब तक गवर्नमेंट हुकूमत खुद ही अमल करना तो चाहिए, इस पे SOP अमल करना चाहिए, जिस तरीके से बढ़ आया, जिस तरह रिपोर्टें हो रही हैं, तो गवर्नमेंट जब खुद अमल नहीं करती तो फिर बाकी किस तरह करेंगे। और दूसरों को ऐसी सिचुएशन होती है, देखो गुजरांवाला का जो जलसा था उसमें हमने तो SOPs के मुताबिक कुर्सियां उस पर ग्राउंड में बिछाई थी, तो इस जलसे में इसको भी स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है कि SOPs और मास्क का इस्तेमाल करके जलसे किया जा सकते हैं। यानी कि अपोजिशन जलसे मुलतवी नहीं करेगी, अवाम को कोरोना होता है तो होता रहे, मरते रहे, कोरोना लगता रहे, जलसे हम जरूर करेंगे। अफसोस की बात है PTI ने अपने जलसे कैंसिल कर, रशाकई का जलसा कैंसिल कर दिया, हमने सेंट्रल हॉल को जवाब देने दें। मेरी बात सुने शेख साहब, अगर PTI आज जलसे ना करती ना तो शायद हम भी सोचते, लेकिन आपका आज भी जलसे हैं, कल भी जलसे हैं, आपके 13 तक जलसे हैं वहाँ, वो तो इलेक्शन कैंसिल हो गया, हमारे साथ तो काम करें, रशाकई जलसा कैंसिल कर दिया हमने, वो तो इलेक्शन कैंपेन है, रशाकई जलसा हमने सेनेटर साहब हमने कैंसिल कर दिया है, रशाकई जलसा कैंसिल हो चुका है, गिलगित इलेक्शन कैंपेन होने जा रहे हैं, हम इलेक्शन कैंपेन, हमारी भी इलेक्शन कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है हमारा जो जलसे जुलूस है, ये हम वैसे नहीं कर रहे, ये अभी PDM के जलसों की एग्जैक्टली बात कर रही थी। शाह साहब आपका लास्ट कमेंट, आप नहीं समझते क्योंकि सिंध गवर्नमेंट, आपके CM खुद भी बहुत परेशान है, कोरोना वायरस केसेस बढ़ रहे हैं, PDM के जलसे मुलतवी नहीं हो जाने चाहिए? शाह साहब क्विकली प्लीज। देखें, बिल्कुल हम सबको एहतियात करनी चाहिए, कोविड-19 से सबको बिल्कुल एहतियात करनी है। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद हालिया कुछ दिन पहले 2 जलसे किए हैं, उससे पहले NCOC की मीटिंग में कह भी चुके हैं कि बहुत ज्यादा कोविड जो है बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज जो हम सब समझ रहे हैं, PDM में जितनी पार्टीज हैं कि जो सिलेक्टेड 18 है वो कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक है मुल्क के लिए, तो इसलिए रिस्क लिया जा सकता है जलसे करके एहतियाती तदाबीर के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, शोएब साहब। डिफेक्टेड 13 है ना, 13 साल से डिफेक्टेड लोग बैठे, वो तो तबाही है हमारे लिए, डिफेक्टेड लोग जो 13 साल से बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, हलीम आदिल शेख साहब, जनाब अमजद शुएब साहब, सेंट्रल हॉल नाइस साहब, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।